हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स को और आगे बढ़ाएंगे और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 यानी कि आपका चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स में कुछ एग्जांपल्स करेंगे पैरेलल लाइंस पे। अरे सर, एग्जांपल्स तो आप पहले भी लेके आए थे, तो वो जो एग्जांपल्स थे वो आपके पार्ट 1 थे और ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके पार्ट 2 है। मैंने कहा था कि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा पैरेलल लाइन से रिलेशन से रिलेटेड, जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 110% आपसे वो बनेगा। इसीलिए पार्ट 1 की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बता दी मैंने और अभी ये है आपका पार्ट 2 का वीडियो जिसमें और ढेर सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बाकी तो आप ये बात जानते ही हैं, मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए किसी भी तरीके का पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इसकी वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। और अगर इस चैप्टर के बाकी वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं, भैया लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पे ये पहली वीडियो तो है नहीं, इससे पहले ढेर सारी वीडियो बन चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो आप क्लास 9th के पूरे कंप्लीट जो नया सेशन है ना उसके प्लेलिस्ट में चले जाओगे। वहां पे आप लाइंस एंड एंगल्स के सीरियल वाइज आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके लाइंस एंड एंगल्स के वीडियोस को आप जरूर देख लेना पुराने वाले, जिससे इस वीडियो में सारी कॉन्सेप्ट जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए अब सेशन को हम शुरू कर सकते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और डायग्राम जो है हम जरा यहां पे बनाते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल कहता है इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M। देखिए, ये जब भी आप साइन देखते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा है ऐसे L बनाया है और ऐसे ये वाला साइन बना दिया है। इस साइन को वैसे तो थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं टाइपिंग के कारण, तो उसको अपन ऐसे नहीं बना सकते, पर हाँ इस तरीके से बनाते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइन L है वो पैरेलल है आपके लाइन M के। तो उन्होंने ये चीज आपको दिया है। एक ट्रांसवर्सल है जो कि कट करता है इन दोनों लाइनों को। हाँ, हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल है इन दोनों लाइनों को कट करता है। आगे बोलता है क्वेश्चन एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री, और उसने एंगल 1 का जो है मेजरमेंट हमें दिया है कि भैया वो 70 डिग्री है। बड़ी अच्छी बात है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। और जितने भी मार्क्ड एंगल्स बचे हैं जिनका मेजर आपको नहीं मालूम है, बस आपको उनको फाइंड करके दिखा देना है। कायदे से अगर मैं देखूं तो यहां पे 8 एंगल है। उन 8 एंगल में से एक एंगल का मेजरमेंट आपको गिवन है, बाकी 7 एंगल का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपने देख लिया होगा, चीजें पढ़ ली होंगी, तो फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जो भी चीजें आपको दी जाती हैं हमेशा उन चीजों को जरा राइट साइड लेफ्ट साइड में आके लिख लिया करिए कॉपी में, आप बहुत फायदे में रहेंगे। कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं छूटेगी जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पे सबसे पहले ये दिया गया है कि हमारा जो लाइन L है वो पैरेलल है आपके लाइन M के। जबरदस्त। वहां पे हमें दिया गया है कि हमारा जो एंगल 1 है वो 70 डिग्री के इक्वल है। बड़ी अच्छी बात है। और हमें बाकी सबके सब करने हैं फाइंड। चलिए, तो शुरुआत करते हैं मेरे हिसाब से एंगल 2 को फाइंड करने से। किससे? एंगल 2 को फाइंड करने से। एंगल 2 जो है बड़े ही आसानी से फाइंड हो जाएगा। अरे सर ऐसे कैसे? तो देखो जरा डायग्राम में। अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये आप लाइन देख सकते हैं। इस लाइन पे आप एक छोटा सा रे देख सकते हैं। हाँ सर, दिख रहा है। और इस लाइन पे और रे पे इस तरफ आपके पास एंगल 1 है और इस तरफ आपके पास एंगल 2 है। एक बात बताओ, एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे एक रे बनती है तो 2 एंगल्स जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर आपने बताया था वो लीनियर पेयर कहलाते हैं, यानी कि उनका सम जो है 180 होता है। अरे भाई ये तो बड़ी चीज है ना कि एक लाइन पे अगर एक ऐसा रे बना है तो जो 2 एंगल बने उनका सम कितना? 180 डिग्री। तो यहां पे हम सीख पाए, क्या सीख पाए हम यहां पे सीख पाए कि जो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 है यह आपके पास क्या बनेगा? यह आपके पास बनेगा 180 डिग्री। और आप जानते हैं कि ज्योमेट्री में कुछ भी ऐसे लिख नहीं दिया जाता है बिना रीजनिंग प्रोवाइड किए होते, इसलिए आप यहां पे लिखेंगे कि ऐसा क्यों भैया? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों क्या फॉर्म करते हैं? वो दोनों फॉर्म करते हैं आपके पास लीनियर पेयर। बहुत बढ़िया। अरे सर हमको तो एंगल 1 की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, तो चलिए यहां पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180
180 डिग्री, बहुत बढ़िया। 70 को LHS से RHS में भेज देते हैं तो एंगल 2 की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अरे बहुत बढ़िया, ये हो गया। ये तो 180 में से 70 घटाओगे कितना मिलेगा सर? 110 डिग्री मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये एंगल मिल चुका है आपके पास 110 डिग्री। बच्चों ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ एक एंगल की। अभी बहुत सारे एंगल्स बचे हैं, उसमें क्या करेंगे सर? तो उसमें एक एक करके प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे कि यहां पे मुझे सबसे आसान एंगल अगर कोई दिखाई पड़ता है तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो एंगल 4 है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि मेरा जो एंगल 4 है वो मेरे एंगल 2 के बराबर होगा। और एक और चीज देख सकता हूं, रीजन साथ में बताऊंगा। एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा और मैं ये भी देख सकता हूं कि मेरा जो एंगल 3 है वो एंगल 1 के बराबर होगा। सर ये कौन सा एंगल्स बोल दिया आपने, जरा हमें दिखाइए। तो ये है आपके पास एंगल 4, जो रेड कलर से मार्क किया मैंने, एंगल 4 है। ये ऊपर जो है ये है एंगल 2। हाँ सर बिल्कुल सही बोला आपने। सर 4 2 के बराबर क्यों होगा? अरे सर कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ सर एक चीज याद आ गई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। याद आ गया ना? कौन सा एंगल्स? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सिखाया था मैंने। देखो ये लाइन L है, ये ट्रांसवर्सल T है, ये दोनों इंटरसेक्ट किए तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे सर? इक्वल होंगे। यानी कि हमारा एंगल 4 किसके बराबर? एंगल 2 के बराबर। और यही कॉन्सेप्ट लगा के अगर डायग्राम में देखोगे तो यही कॉन्सेप्ट लगा के मैं ये भी तो कह सकता हूं इधर एंगल 3 है, इधर एंगल 1 है, ये दोनों भी तो बराबर होंगे। अरे भाई क्यों? तो वो दोनों भी तो वर्टिकली ऑपोजिट फॉर्म करते हैं। देखो ना लाइन है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट यहां पे लिखा। अब रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या लिखोगे? रीजन। रीजन लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट। ऑपोजिट को मैं ऐसे लिखता हूं पर आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, ये बात मैंने आपको बहुत बार बता दिया है ना? आप पूरा ऑपोजिट लिखते हैं। चलिए फिलहाल अब वैल्यूज पुट कर दें। क्या एंगल 4 कितना होगा? एंगल 2 के बराबर। एंगल 2 कितना है सर? 110 है, यानी कि एंगल 4 की वैल्यू हो चुकी है 110 डिग्री। बहुत बढ़िया। एंगल 3 की वैल्यू भी बता दो सर। एंगल 3 एंगल 1 के बराबर होगा। एंगल 1 क्वेश्चन में ही गिवन था 70 डिग्री, यानी कि एंगल 3 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 70 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो हमने 4 एंगल जो है सक्सेसफुली निकाल दिए। सर अब बाकी एंगल्स का क्या? 5 6 7 8 ये भी तो बचे हैं। चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं एक एक करके। एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले तो अपन पन्ना पलटते हैं क्योंकि अब इधर जगह बची नहीं है। चलो यहां पे अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले एंगल 6 और एंगल 5 की। एकदम ध्यान से देखना। यहां पे ये एंगल कौन सा है सर? ये एंगल 3 है। ये एंगल कौन सा है सर? ये एंगल 5 है। एक बात बताओ, मेरे हिसाब से जितना मुझे इस डायग्राम में समझ में आता है, क्या आपको भी समझ में आता है कि ये जो बन रही है मेरी ट्रांसवर्सल बन रही है? बन रही है? हाँ सर बन रही है। ट्रांसवर्सल बन रही है। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तो भैया ट्रांसवर्सल बनी है दो पैरेलल लाइन पे, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे सर? इक्वल होंगे। ये तो थ्योरम थी। यहां पे एंगल 3 और एंगल 5 जो है ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना? ध्यान से देखो ना, डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर लो लगे तो। ये देखो, अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये आपकी एक लाइन है, यस सर, ये आपकी दूसरी लाइन है, यस सर, और इसके ऊपर बन रहा है आपके पास कौन? इसके ऊपर बन रहा है आपके पास ये ट्रांसवर्सल। तो भैया लाइनों के ऊपर बना ट्रांसवर्सल, तो ये वाला जो एंगल है एंगल 3 और ये वाला जो छोटू सा एंगल है एंगल 5, उनको मजबूरन इक्वल होना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है? तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? क्या लिखोगे सर आप? हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल 5 है वो हमारे एंगल 3 के बराबर है। और मालूम है मेरे पास एक और सेट ऑफ एंगल्स हैं जो इक्वल होंगे। हां सर, आपने हमें सिखाया था कि वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना, दो पेयर होते हैं। एक तो ये पेयर हो गया 3 और 5 वाला, पर यहां पे बात खत्म नहीं होती है। सर कैसे? और कौन से एंगल होते हैं? ध्यान से देखना। ये बन गया लाइन, ये बन गया लाइन, ये बन गया आपके पास ट्रांसवर्सल। तो ये देखो, एक एंगल 4 है, एक एंगल 6 है, ये दोनों भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, तो ये भी क्या होंगे सर? ये भी इक्वल होंगे। बहुत ही बढ़िया। तो अपन यहां पे लिखेंगे कि भैया हमारा एंगल 6 जो है वो भी हमारे एंगल 4 के इक्वल है। रीजन क्या लिखोगे दोनों के लिए? इसीलिए मैंने दोनों को एक लाइन में लिखा, समय भी बचेगी और जगह भी। रीजन लिखेंगे कि दोनों के दोनों फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा फिलहाल। तो एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है। मुझे बताओ
बताओ एंगल 3 कितना है? सर एंगल 3 जो है 70 डिग्री है, यानी कि एंगल 5 जो है वो भी कितना हो गया? 70 हो गया। लो भाई एंगल 5 भी आ गया। और एक बात बताओ, एंगल 6 जो है एंगल 4 के बराबर है। एंगल 4 कितना है? सर 110 है। इसका मतलब हमारा जो एंगल 6 हो गया वो भी 110 डिग्री के बराबर हो गया। तो हमने यहां पे एंगल 5 और एंगल 6 को भी कैलकुलेट कर लिया। हाँ सर कैलकुलेट तो आपने कर लिया। सर अब बाकी एंगल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? ये 8 वाला एंगल, ये 7 वाला एंगल, ये भी जरा समझा दो। तो देख लो भैया डायग्राम में, वो और आसान काम है। अगर मान लो मुझे यहां पे सबसे पहले एंगल 7 कैलकुलेट करना है, मान लो ये करना है। अरे भैया मुझे तो एंगल 5 गिवन है। हाँ उससे क्या हुआ? अरे सर ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये देखो ना, ये एक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों कट कर रही है एक पॉइंट पे, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? सर इक्वल होंगे। तो वर्टिकली ऑपोजिट कौन है? 7 और 5 है, यानी कि एंगल 7 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। एंड सेम वे एंगल 8 जो है एंगल 6 के भी बराबर होगा। लो भाई एक ही बार में दो बातें हो गई। सबसे पहले तो अपन ने ये बोला कि हमारा एंगल 7 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा, और दूसरा हमने क्या बोला? दूसरा वर्टिकली कौन बन रहा है? 8 और 6। तो फिर हमने बोला कि हमारा जो एंगल 8 है वो हमारे एंगल 6 के इक्वल होगा। कुछ रीजन दोगे? यस सर देंगे। क्या रीजन दोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस तरीके से लिख देना कि ये दोनों जो है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अगेन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बढ़िया भैया सारे के सारे एंगल्स जो है अपने पास आ चुके हैं। अब यहां पे देखो एंगल 7 एंगल 5 के बराबर है। एंगल 5 70 है, इसका मतलब एंगल 7 भी कितना है? सर ये भी 70 है। बहुत बढ़िया। और यहां पे आ जाओ जरा, एंगल 6 110 के बराबर है, एंगल 8 एंगल 6 के बराबर है, यानी कि एंगल 8 जो है वो भी आपके पास 110 डिग्री है। तो इस तरीके से हमें जितने भी एंगल्स फाइंड करने को बोले गए थे 1 से लेकर 8 तक, जिसमें 1 गिवन था, तो जो 7 एंगल्स फाइंड करने को बोले गए थे वो सातों के सातों एंगल्स हमने फाइंड किए हैं। अब यहां पे बच्चे बोलते हैं सर आप ना इस क्वेश्चन को और आसान तरीके से कर सकते थे अगर आप वर्टिकली की जगह ऑल्टरनेट की जगह वो लगाते, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लगाते ना, तो और आसान हो जाता। मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी लगा देता। देखो ये लाइन है, ये लाइन है, तो एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 5 के बराबर। एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 6 के बराबर। एंगल 4 किसके बराबर? 8 के बराबर। और एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 7 के बराबर। पर कुछ रीजन है जिसके कारण मैंने यहां पे नहीं लगाया। क्या रीजन है? तो रीजन बड़ा सिंपल सा है, मैं चाहता था कि एक क्वेश्चन के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज करवा दूं। अगर मैं यहां पे सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग से आंसर कर देता तो क्या आप ऑल्टरनेट रिवाइज कर पाते? नहीं कर पाते। क्या आप वर्टिकली रिवाइज कर पाते? नहीं कर पाते। क्या आप लीनियर पे रिवाइज कर पाते? नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा खींचा है जिससे आप सारे प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उन ढेर सारे क्वेश्चंस को करने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे होने चाहिए ना। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे? इसीलिए मैंने सारी चीजें जो है यहां पे डिटेल्ड में आपके लिए अच्छे से रिवाइज करवा दिया है। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई चीजें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। तो ऐसा करो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और यहां पे आके इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? जबरदस्त। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं अपन, और यहां पे आके अपन इसको भी रिमूव कर देते हैं और आते हैं एक और नए एग्जाम्पल पे। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M। वापस से यहां पे क्या दिया गया है कि आपका जो लाइन L है ये पैरेलल है आपके लाइन M के। बड़ी अच्छी बात है। एंड अ ट्रांसवर्सल T कट्स देम। और इन दोनों लाइनों को काटने वाला कौन है? एक ट्रांसवर्सल है, हमको दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है भैया, इफ एंगल 1 is to एंगल 2 5:4। अब यहां पे ना उसने एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया है। कितना दिया है? 5:4 दिया है। यानी कि क्वेश्चन में डायरेक्ट उसने आपको एंगल की वैल्यू देने की जगह क्या करा? उसने रेशियो के टर्म्स में बात कर ली, यानी कि क्वेश्चन को उसने हल्का सा टफ कर दिया। आगे फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क्ड एंगल्स। तो आपको क्या करना है? इस फिगर में जितने भी मार्क्ड एंगल्स हैं उन सबका क्या फाइंड करना है? उन सबका मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन तो सिंपल है, इनफैक्ट आप में से कई बच्चे बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाए होंगे। चलो अपन ना एक एक करके सारी चीजें यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूं कि अगर क्वेश्चन गिवन हो तो जो भी चीजें आपको दी जाती हैं पहले उन चीजों को लिख लो, क्योंकि लिखोगे नहीं तो कुछ चीजें छूट जरूर जाएंगी। तो सबसे पहले अपने को गिवन है कि हमारा जो लाइन L है वो पैरेलल है हमारे लाइन M के। जबरदस्त। और हमको गिवन है कि एंगल 1 और 2 का रेशियो गिवन है कि एंगल 1 is to एंगल 2 कितना है भैया? ये है आपके पास 5:4। जबरदस्त। अब सर कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ, ध्यान से देखना।
यहां पे मुझे ख्याल आता है कि जब भी दो चीजों का रेशियो दिया होता है ना, तो कॉमन रेशियो की बातें कर ले अपन। किसकी बातें कर ले अपन? कॉमन रेशियो की बातें कर ले अपन। जैसे यहां की दोनों एंगल का रेशियो दिया गया है 5:4, तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे कि भैया मान लो कॉमन रेशियो x है। ध्यान से देखिएगा, हम मानेंगे कि मान लो कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो जो है x है। अगर x आपका कॉमन रेशियो है, इसका मतलब एंगल 1 आपको कितना मिलेगा? वो मिलेगा 5x। भूल तो नहीं गए ना, बचपन से पढ़ते आए हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी ये चीजें बताई थी, ठीक है। 1 और 2 के बीच में रेशियो 5:4 है, तो एंगल 1 5x है, वहीं पे आपका एंगल 2 कितना है? या आपके पास 4x है। या आपने एंगल 1 और एंगल 2 की कॉमन रेशियो की मदद से वैल्यूज निकाल ली। सर इससे क्या फायदा हुआ? तो इससे फायदा क्या हुआ आपको अभी समझ में आएगा। ये देखिए, क्या आपको ये लाइन दिख रही है? यस सर दिख गई लाइन। क्या इस पे आपको ये एंगल 1 बनता दिख रहा है? यस सर दिख गया। और यहां पे क्या छोटा सा एंगल 2 बनता दिख रहा है? यस सर दिख गया। अब एक बात बताओ, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक छोटी सी रे है। भैया ये क्या है? ये रे है। एक स्ट्रेट लाइन पे एक छोटी सी रे जब बनती है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? सर 180 होगा। रीजन? लीनियर पेयर। तो यहां पे अपन इसी चीज को कॉन्सेप्ट में लाएंगे कि भैया जब हम एंगल 1 और एंगल 2 इसको सम करेंगे ना, तो हमको 110% 180 डिग्री मिलेगा ही मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है। तो इन दोनों का सम 180 है। इसका अरे रीजन 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 बड़ी जरूरी है। रीजन लिखोगे कि लीनियर पेयर जो है ये फॉर्म करते हैं, बस इतना ही लिखना काफी है। अब 1 की वैल्यू देखिए कितना गिवन है? 5x गिवन है। 2 की वैल्यू देखिए कितना गिवन है? 4x गिवन है। तो यहां पे रख दो, तो 1 की जगह आप 5x रख दोगे, 2 की जगह आप 4x रख दोगे, इन दोनों का सम आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। भैया 5x प्लस 4x कितना होता है? 9x होता है। तो 9x जो है आपको 180 मिल गया, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 180 डिग्री अपॉन 9। क्या मिल जाएगी? 180 डिग्री अपॉन 9। 180 को 9 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा? सर जी 20 डिग्री मिल जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। क्या ये हमारा कोई आंसर है? क्या ये जो x आप 20 लाए हैं, क्या ये आंसर है? नहीं सर, आंसर नहीं है। ये तो कॉमन रेशियो है। इसकी मदद से हम एंगल 1 और एंगल 2 निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमारा सर जो एंगल 1 था ना, आपने बोला था वो 5x है, तो 5x मतलब ये है कि अभी तो x 20 आया, इसका मतलब एंगल 1 कितना हो गया? एंगल 1 हो गया आपके पास 5 × 20 डिग्री। अच्छा सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? ये सॉल्व करोगे तो 5 × 20 बनता है 100 डिग्री, यानी कि एंगल 1 बन चुका है आपके पास 100 डिग्री। बहुत बढ़िया। ऐसे ही एंगल 2 को भी कैलकुलेट कर लो। एंगल 2 क्या है? एंगल 2 4x है। तो देखो जरा लिखते हैं भैया, हमारा एंगल 2 जो है वो हमारे पास 4x है। x कितना है? सर x तो 20 है, यानी कि एंगल 2 आपके पास बनेगा 4 × 20 डिग्री। 4 × 20 कितना? 80 डिग्री, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 80 डिग्री हो चुकी है। इस चीज को लिख लो यहां पे कि हमारा जो एंगल 2 है वो बन चुका है हमारे पास कितना डिग्री? 80 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आ चुके हैं। अब बात बचती है सर बाकी एंगल्स को आप कैसे निकालोगे। चलो एक एक करके बात करेंगे अपन सारे एंगल्स के बारे में। वैसे तो आप समझ चुके होंगे कि सर ने जैसे ही 1 और 2 लगाया तो सर आप लगाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लास्ट क्वेश्चन में किया था। कैसे? अरे भैया एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे? बराबर होंगे। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। चलो यहां पे करते हैं, अपन लिखेंगे कि हमारा एंगल 3 जो है ना वो हमारे एंगल 1 के बराबर होगा। साथ में हम एक और चीज लिख सकते हैं, यहां पे एक ही वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है 3 और 1, मतलब एक ही पेयर यहां पे नहीं है, एक पेयर 2 और 4 यहां पे भी तो बन रहा है, वो दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि भैया हमारा एंगल 4 हमारे एंगल 2 के बराबर होगा। और दोनों का रीजन क्या लिखोगे? दोनों का रीजन आप लिखोगे कि दोनों के दोनों फॉर्म करते हैं यहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या फॉर्म करते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं, आप इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। तो एंगल 3 बराबर एंगल 1। अरे क्या मैंने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड की थी? यस सर, आपने 100 डिग्री फाइंड कर ली थी। यानी कि आपका जो एंगल 3 होगा वो कितने के बराबर होगा? वो आपके 100 डिग्री के बराबर होगा। लो भाई एंगल 3 भी आ गया। और यहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एंगल 4 है एंगल 2 के बराबर है। एंगल 2 80 था, यानी कि एंगल 4 जो है वो कुछ और नहीं, वो मेरे पास 80 डिग्री बन चुका है। तो यहां पे एंगल 3 और एंगल 4 दोनों मैंने निकाल लिए। हां सर आपने निकाल तो लिए, वो बिना तकलीफ के निकाले, बड़ी अच्छी बात है ये। पर सर ना अभी चैलेंज बचा है, अभी 4 एंगल बचे हैं। तो अब ना मैं यहां पे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को जानबूझ के लेंदी किया था। मैंने ऑल्टरनेट पे
पे और फिर वर्टिकली पे लेके गया था, और मैंने बोला था कि अगर आसान करना है क्वेश्चन को, छोटा करना है क्वेश्चन को, तो आप यूज करिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। यहां पे हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को ही यूज करेंगे, बस ध्यान से देख लेना कैसे यूज करेंगे, एकदम ध्यान से देखना। यहां पे देखो, ये वाला जो लाइन है कौन सा लाइन है सर? एल वाला लाइन है। ये वाला जो लाइन है कौन सा लाइन है सर? एम वाला लाइन है। भैया जब एल और एम ये दोनों लाइनें हैं, पैरेलल है, और इसके ऊपर कौन है सर? ये जो है ट्रांसवर्सल फॉर्म होता है। जब इतना कुछ हो ही गया है सर, तो एंगल के बारे में बताओ। तो ये एंगल जो आपके सामने फॉर्म होता है, ये एंगल 1 है, और यहां पे कौन है? एंगल 5 है। क्या मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 और 5 कौन सा एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है भैया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम यहां पे एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 जो होगा एंगल 1 के बराबर होगा। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 जो होगा एंगल 1 के बराबर होगा। तो हमने यहां पे, अरे भाई कहां गई पेंसिल, एंगल 1 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। ये तो 5 और 1 के बारे में बातचीत हो गई। यहां पे कुछ और एंगल्स हैं, जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं तो एक एंगल यहां पे 2 है, एक एंगल यहां पे 6 है। भाई ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग बनाते हैं, सिखाया था ना कॉरेस्पॉन्डिंग। दो लाइनें बनती है, ऊपर वाला मतलब इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला क्या बनाते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग बनाते हैं। और ट्रांसवर्सल के एक साइड में देखो, इस लाइन के ऊपर वाला 2, इस लाइन के ऊपर वाला 6, और ट्रांसवर्सल के साइड में भी 2 और 6 क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल 6 जो होगा वो भी हमारे एंगल 2 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। अभी एक और बात है, मालूम है क्या? सिर्फ यही दो एंगल नहीं है, अगर ध्यान से डायग्राम में देखोगे तो भैया लाइन के नीचे वाला यानी कि 4, इस लाइन के नीचे यानी कि 8, और ट्रांसवर्सल के दोनों इस साइड वाले, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। डायग्राम देख के पता चलता है ना, देखो नीचे नीचे 4 और 8, यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल 8 है ये किसके बराबर है? भैया ये 4 के बराबर है। और अब इतना तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि सर ने इतनी बातें कर ली हैं, तो दो एंगल्स तो मैं ही बता सकता हूं। कौन से? ये बचा आपके पास 3, ये बचा आपके 7, ये दोनों भी क्या होंगे? ये दोनों भी इक्वल होंगे, वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ना, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, ट्रांसवर्सल के इस तरफ। यानी कि हम लास्ट में लिख देंगे कि हमारा जो एंगल 7 है वो किसके बराबर होगा? वो हमारे एंगल 3 के बराबर होगा। ये 4 आपने यहां पे रिलेशंस लिखे। अब एक बात बताओ, ये जो चारों आपने यहां पे रिलेशंस लिखे हैं, इन चारों में रीजन कॉमन है क्या? हाँ सर, रीजन कॉमन है कि चारों के चारों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। तो लिख दो रीजन कि भैया इन चारों के चारों पीछे। अब थोड़ा कॉपी में जब लिखना ना, सबको थोड़ा पास पास लिखना, और इसी आगे जाके ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देना। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देता हूं कि इन सबका रीजन क्या है? इन सबका रीजन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पर लिखना बहुत जरूरी है, कैसे भी लिख जरूर देना, वरना मार्क्स कट जाएंगे। 1.5 नहीं सॉरी 0.5, ये है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाल दिया आपने, इससे फायदा क्या? अरे भैया तुम्हारा एंगल 5 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1 100 था, यानी कि तुम्हारा एंगल 5 जो है वो भी तो 100 डिग्री हो गया। तुम्हारा एंगल 6 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 80 था, यानी कि तुम्हारा एंगल 2 भी तो 80 हो गया, ये दूसरा हो गया। एंगल 8 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 आप 80 निकाले थे, यानी कि एंगल 8 जो है वो भी तो आपके 80 डिग्री के बराबर हो गया। एंड फाइनली आपका एंगल 7 जो है एंगल 3 के बराबर है, यानी कि आप लिख देंगे कि आपका जो एंगल 7 है वो भी तो 100 के बराबर हो गया। इस तरीके से आपने जो भी एंगल्स आपसे डिमांड की गई थी, आपने वो सारे के सारे एंगल्स क्या किए हैं? बहुत ही आसान तरीके से निकाल दिए हैं। कहीं पे कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। तो ऐसा करिए, पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह मत छोड़िएगा, कुछ भी मत छोड़ना, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम, हर एक बात अपनी कॉपी में लिखना, वीडियो को पॉज करके लिखना। ये मत सोचना कि अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और 2 दिन बाद जो है मैं फोन में स्क्रीनशॉट से कॉपी में कॉपी कर लूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, इतना तो आपने रियलाइज किया होगा। इसलिए अभी वीडियो को पॉज करिए, इस चीज को लिखिए, और इसके बाद यहां पे अगेन वीडियो को पॉज करके इस चीज को लिख लीजिए। चलिए, क्या सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं इस क्वेश्चन में? यस सर आ चुकी है। क्या ये चीजें भी आ चुकी हैं? यस सर आ चुकी है। तो चलिए ना, बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके पास रहा ये वाला। तो चलिए पहले पढ़ते हैं सवाल को और देखते हैं कि भैया हमसे क्या चीजें डिमांड और क्या चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। वहां पे हमको डायग्राम में दिया गया है कि हमारा जो ए बी है सी डी के पैरेलल है। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लिखते चले क्या? जो जो इंफॉर्मेशन मिलता जाता है अपन उसको ऐसा करते हैं ना, लिखते चलते
मिलते हैं? भैया सबसे पहली बात, अरे सर पेन का कलर तो चेंज कर लो, लाल पेन से लिखते हो ना आप। चलो देखो इधर देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा जो AB है वो हमारे CD के पैरेलल है। ठीक है भैया, एंगल AOC इज इक्वल टू x डिग्री, यहां पे एंगल AOC बनता है, कितना बनता है सर? x डिग्री बनता है। चलो बहुत बढ़िया, लिख लो कि तुम्हारा जो एंगल AOC है ये कितना बना? ये तुम्हारे पास x डिग्रीज बना। ठीक है भैया, इफ एंगल OAB इज इक्वल टू 104 डिग्रीज, वो देखिए वो OAB बना कितना? 104 डिग्रीज। तो लिख लो कि एंगल OAB जो है ये आपके पास बनता है यहां पे 104 डिग्रीज। और क्या है? एंगल OCD इज इक्वल टू 116 डिग्री। डायग्राम में दिखता है कि एंगल OCD जो है ये आपके पास बनेगा 116 डिग्री। बस आपको इतना सा काम कर देना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आपको x की जो है वैल्यू को फाइंड करनी है। देखो ये जो क्वेश्चन देख के हमको ना बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिर इसमें करेगा कि भैया कैसे हम कैसे भी करके x की वैल्यू निकाले। मैंने आपको सिखाया था कि कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे आते हैं, बुक्स में ऐसे मिलते हैं जहां पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज होती है जो गिवन डायग्राम में आप करते हो और उसकी मदद से क्वेश्चन को आप आसान करते हो। अब यहां पे क्या कंस्ट्रक्शन करोगे सर, पहले तो आप ये बताओ। तो चलो ध्यान से देखो, अपन करेंगे कंस्ट्रक्शन और बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि अपने क्वेश्चन को देखने का तरीका ही बदल देगा। सर बताइए तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? कंस्ट्रक्शन अपन ये करेंगे बच्चों कि यहां पे देखो AB जो है किसके पैरेलल है? क्या ये CD के पैरेलल है? यस सर है। यहां पे ऐसा करो ABCD हो गया, यहां पे O से निकालो E। O से क्या निकाल दो बच्चों? O से निकाल दो E। एक और लाइन निकाल दो जिसका नाम क्या दिया मैंने? जिसका नाम दे दिया मैंने OE। मैं बस यहां पे इतना काम करने वाला हूं कि मैं मेरे OE को पैरेलल बनाऊंगा AB के। मैं मेरे OE को पैरेलल बनाऊंगा AB के। क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? अरे सर बिल्कुल कर सकते हो, हाथ है आपके पास, पेंसिल है आपके पास, डायग्राम तो बना ही सकते हो। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्या कंस्ट्रक्ट किया है? हमने कंस्ट्रक्ट किया है। जल्दी बताइए क्या कंस्ट्रक्ट किया है? वी हैव कंस्ट्रक्टेड OE पैरेलल टू, किसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है अपन ने? AB के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है। क्या ये चीज समझ में आई? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये कंस्ट्रक्शन है, क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं अपन सॉल्यूशन पे। ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको करना ही पड़ेगा। सॉल्यूशन पे ध्यान से सुनिएगा भैया, आपने यहां पे कंस्ट्रक्ट किया है कि OE जो है आपके AB के पैरेलल है। हां सर किया है, ये चीज आपने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसे ब्रैकेट में लिख दो कंस्ट्रक्टेड। क्या लिख दोगे? कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन में गिवन था कि AB जो है CD के पैरेलल था? यस सर, क्वेश्चन में तो गिवन था कि AB CD के पैरेलल है। ध्यान से देखना, AB जो है आपके CD के पैरेलल है। और रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे गिवन, यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था। एक बात बताइए, ये एक चीज है और ये दूसरी चीज है। पहली चीज बोलता है कि OE जो है AB के पैरेलल है, दूसरी चीज बोलता है AB जो है CD के पैरेलल है। क्या इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के आप ये नहीं कह सकते क्या कि आपका जो OE है वो किसके पैरेलल है? वो आपके CD के पैरेलल है। अरे भाई देखो ना, OE AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि हमारा OE जो है वो हमारे CD के पैरेलल है। कैसे फायदा देगा थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब डायग्राम में थोड़े से मॉडिफिकेशंस मैं और कर देता हूं जिससे चीजें और समझ में आएंगी। कंस्ट्रक्शन नहीं, मॉडिफिकेशंस, यानी कि उसमें कुछ एंगल्स का मैं नाम वाम रख देता हूं। चलो नाम रखने की जरूरत है क्या? हां देखो, एक एंगल मुझे ऊपर बनता दिखाई दे रहा है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। अरे सर पेन की निब पतली रह गई, एक सेकंड रुकना। मैं इस एंगल की ऊपर बात कर रहा हूं जो ऊपर बन रहा है, और एक एंगल नीचे बन रहा है। करेंगे बात अपन थोड़ा सी बाद में। चलो अब इधर आ जाओ, जल्दी ध्यान से देखना, इधर आ जाओ। अच्छा ऐसा करो ना, इस एंगल का नाम रख दो एंगल 1, ऊपर वाले का नाम क्या रख दो? एंगल 1, और नीचे वाले का नाम रख दो एंगल 2। ये जो एंगल बना ना नीचे, इसका नाम क्या रख देना? एंगल 2। ऊपर वाले का 1 रखा, नीचे वाले का 2 रखा अपन। ठीक है सर, अब बताइए तो सर सोल्यूशन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया? सर हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि OE जो है AB के पैरेलल है। तो हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि OE जो है हमारे AB के पैरेलल है। सुनो, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन करते हो, डायग्राम को वापस से खुद से बनाना और कंस्ट्रक्शन को डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाना, जिससे मतलब जो टीचर चेक करेगा आपका पेपर, वो डायग्राम को देख के ही समझ जाए कि अच्छा कंस्ट्रक्शन ये है और डायग्राम जो है ये है। ऑल्दो उसको मालूम होता है, बट जब वो चेक करने बैठता है तो यही छोटी छोटी चीजें वो आपकी कॉपी में तलाशता है। फिलहाल हम यहाँ पे डायग्राम का एक छोटा सा हिस्सा बनाएंगे, पूरा हिस्सा नहीं बनाएंगे, छोटा सा हिस्सा बनाएंगे। जैसा कि हम देख सकते थे, ये जो है हमारे पास
पास OE हमने बनाया था और ऐसे करके शायद था A और ये था आपके पास B, जितना मुझे याद आ रहा है, और हमने बनाया था कि OE और AB आपस में क्या है, पैरेलल है। मतलब डायग्राम का बस ऊपर वाला हिस्सा बना रहा हूं मैं, नीचे वाला हिस्सा मैं कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूं। रीजन समझाऊंगा। यहां पे देखिए, याद है इस एंगल को मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये एंगल 1 है, और याद है ये एंगल कितना गिवन था, 104 डिग्री है। गिवन था? हां सर गिवन था। एक बात बताइए, इस डायग्राम में, इस डायग्राम को थोड़ा सा फोकस से देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। इस डायग्राम में अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, आप मत करिएगा, आप बस समझने के लिए आपके कर रहा हूं, इन दोनों लाइन को एक्सटेंड कर दूं और इसको ऊपर और इसको नीचे बढ़ा दूं, तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है क्या कि दो लाइनें हैं, उसमें क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल बन रहा है। ये सर दिख रहा है कि दो लाइनें हैं, उसमें ट्रांसवर्सल बन रहा है, और दोनों लाइनें भी कैसी हैं, पैरेलल हैं। भैया जब दो लाइनें हैं, पैरेलल हैं, उसमें ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल कौन है, 1 और 104? सर ये हैं को इंटीरियर एंगल या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। लोग इसको ये भी बुलाते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ सर, याद आ गया आपको भी और हमको भी कि दो लाइनें हैं, पैरेलल हैं, और उनपे एक ट्रांसवर्सल बना, तो ये दोनों एंगल जो हैं इनका सम कितना होगा, 180। क्यों सम 180 होगा? बिकॉज वो बनाते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल। समझ गए बात? तो हम यहां पे यही चीज लिखेंगे कि भैया एंगल 1 प्लस एंगल, डायरेक्ट लिख दो, आप नाम मत रखो, एंगल 1 प्लस 104 डिग्री जो होगा ये हमारे 180 के बराबर होगा। और रीजन क्या लिखोगे? तो रीजन लिखोगे कि ये दोनों फॉर्म करते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या फॉर्म करते हैं ये दोनों फॉर्म करते हैं आपके को इंटीरियर एंगल। जबरदस्त। हम लोगों ने इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख दिया। क्या आप इसको सॉल्व करके हम एंगल 1 नहीं निकाल सकते? तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करना तो बड़ा ही आसान काम है। 104 को LHS से RHS में भेज दोगे तो एंगल 1 की वैल्यू आएगी 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री। अब एक बात बताओ, 180 में से 104 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा? 76 डिग्री मिलेगा। यानी कि एंगल 1 की वैल्यू हो चुकी है आपके पास यहाँ पे 76 डिग्री। कितनी हो चुकी है? 76 डिग्री। या आपने एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली। सर एंगल 1 की वैल्यू निकाल के ऐसा आपने कौन सा काम कर लिया? तो सुनो, अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे x फाइंड करना है। जो मेरा x है, अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे, देखो जरा, ये बीच वाला एंगल क्या है बच्चों? बीच वाला एंगल मेरे पास x है, जिसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है। ऊपर एंगल 1 है, नीचे एंगल 2 है। अगर मैं ऊपर एंगल 1 निकाल लूं, नीचे एंगल 2 निकाल लूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा x आ जाएगा। हाँ सर सही बात है। तो एंगल 1 मैंने निकाल लिया है, अब बस एंगल 2 निकालने की देर है। कैसे निकालोगे? तो सुनो, यहां पे ये चीज प्रूव करी थी कि मेरा जो OE है वो मेरे CD के भी तो पैरेलल है। क्या प्रूव किया था मैंने? कि मेरा जो OE है वो मेरे CD के भी तो पैरेलल है। तो चलिए इसी चीज को जरा अपन फोकस में लाते हैं। हम लिखेंगे कि हमारा जो OE है ये किसके पैरेलल है? हमारे CD के पैरेलल है। डायग्राम में दिखा दें क्या? चलिए आ जाइए। देखिए ये आपके पास O है, ये आपके पास यहां जाके E है, यहां पे नीचे आ रहे हो तो C है, और ऐसे जा रहे हो तो D है। हम जानते हैं कि हमारा OE जो है हमारे CD के पैरेलल है। हम जानते हैं कि ये वाला एंगल हमारे पास 2 है, और ये नीचे वाला कितना है दिया था उसने? हाँ 116 है। ये वाला एंगल जो है 116 है। अब सुनो जरा, ये एंगल 2 है, ये 116 है। भैया इधर ध्यान से देखना, ये है आपके पास पैरेलल और ये है आपके पास पैरेलल। ये कौन है? सर ये तो ट्रांसवर्सल है। तो एक बात बताइए, सेम लॉजिक, दो लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बनी है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। रीजन वही को इंटीरियर एंगल्स या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वही सारी चीजें मैं लिख दूंगा। तो मैं लिखूंगा कि यहां पे जो एंगल 2 और यहां पे जो 116 है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे को इंटीरियर एंगल। सिंपल सा रीजन लिख दोगे। क्या लिख दोगे? को इंटीरियर एंगल्स। बहुत बढ़िया, आपने लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। अब एक बात बताइए, को इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से ये होना चाहिए। अब एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो एंगल 2 आपके पास निकलेगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, यानी कि 180 में से 116 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो 180 में से 116 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? ये 80। 180 में से 100 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 100 बचेगा। नहीं, 100 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 80 बचेगा, और 80 में से 10 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 70, 70 में से 6 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आई थिंक 64 डिग्रीज बचेगा। बिल्कुल सही बात है। ये एंगल 2 जो है आपके पास 64 डिग्रीज यहां पे आ गया। अब हमको किसकी तलाश थी? हमको तलाश थी एंगल x की, और डायग्राम में हम देख चुके हैं कि एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एंगल x आ जाएगा। तो बस यही कर दो भैया कि आपके पास जो x डिग्रीज होगा वो कब मिलेगा? जब आप एंगल 1 और जब आप एंगल 2 को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ दीजिए 1 और 2 को। तो 1 यानी कि कितना है? 1 अभी निकाले हो आप, 76 है।
तो 1 है आपके पास 76 और 2 कितना है, 2 है आपके पास 64, आपने ऐड कर दिया तो 70 प्लस 60 130 और 6 प्लस 4 10, यानी कि 130 प्लस 10 आपके पास यहां पे मिल जाएगा 140 डिग्रीज। कितना हो जाएगा, 140 डिग्रीज, यानी कि आपने x डिग्रीज की वैल्यू निकाल दी और वो कितना है, वो आपके पास 140 डिग्रीज है। तो इतना आसान क्वेश्चन था ये, यहां पे बस कंस्ट्रक्शन करना था, कंस्ट्रक्शन करने के बाद थोड़ी बातें यहां पे कर लेनी थी और इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो साथ में, और इसके बाद यहां पे आके चीजें इस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट गलत बोल दिया, वीडियो को पॉज करके लिख ही लो साथ में, अपन फायदे में रहेंगे। बढ़िया, तो ये वाला सवाल अपना होता है खत्म। और ऐसा करते हैं, अपन आ जाते हैं एक और सवाल की तरफ जो कि अपने पास ऐसा कुछ है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फिर अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। सही बात है भैया, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। गिवन लिखते चलो, जो जो चीज दी गई है लिखते चलो। यहां पे दिया गया है, अरे सर पेन का कलर आप चेंज नहीं करते हो, भूल जाते हो बार बार। सबसे पहले क्या दिया है, जल्दी बताइए। सबसे पहले दिया गया है कि आपका जो ए बी है ये किसके पैरेलल है, आपके भैया सी डी के पैरेलल है। सही बात है। एंगल ABO, एंगल ABO दिख रहा है, एंगल ABO, हाँ सर दिख गया। एंगल ABO जो है ये आपको दिया गया है 40 डिग्री। सही बात है। और एंगल CDO, एंगल CDO कितना दिया गया है, एंगल CDO दिया गया है आपके पास 35 डिग्री। बहुत बढ़िया। और कुछ तो नहीं गिवन है, नहीं गिवन है। आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल BOD। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है, अगर मैं एंगल BOD की बात करूंगा तो एंगल BOD तो सिर्फ इतना होगा, एंगल BOD तो सिर्फ इतना होगा, पर एंगल BOD नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं कि हमको BOD का रिफ्लेक्स दो। तो रिफ्लेक्स का मतलब समझते हो ना, देखो यहां पे अगर ये आपके पास BOD बना, ठीक है, तो ये BOD बना, अगर वो इस एंगल का रिफ्लेक्स आपसे पूछ रहे हैं तो रिफ्लेक्स कायदे से क्या होता है, ये जो बचा खुचा हिस्सा होता है ना, ये बड़ा वाला, ये होता है आपके पास रिफ्लेक्स एंगल, जो कि उन्होंने डायग्राम में बना के दिया है कि भैया ये तो तुम x डिग्रीज दे लो। तो कायदे से वो आपसे इतना बोल रहे हैं कि इस डायग्राम में आप जो है ना हमको x डिग्रीज की वैल्यू फाइंड करके दे दीजिए, जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में हमको करके दिया था। तो देखो क्वेश्चन देख के अपन को समझ में आता है कि AB जो है CD के पैरेलल है, और क्योंकि पिछला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से तो हम समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो वही कंस्ट्रक्शन अपन कुछ यहां पे करते हैं। चलिए अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे सर, ये बताइए। तो सुनिए, कंस्ट्रक्शन में आप बड़ा ही सिंपल सा काम करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है AB जो CD के पैरेलल है, और ये आपको पास जो पॉइंट O है, इस पॉइंट O से गुजरती हुई एक लाइन बनाइए। नाम रख दीजिए इसका, मान लो कुछ भी नाम रख दो, ABCD है तो इसका नाम आप EF रख दो। क्या नाम रख दो इसका, EF। तो आप इतना सिंपल सा काम करना कि आपका जो AB है वो किसके पैरेलल है, आप ड्रॉ कर दीजिएगा, EF के पैरेलल है। एंड वी नो दैट कि भैया AB EF के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, तो EF जो है वो तो CD के पैरेलल हो ही जाएगा अल्टीमेटली। तो यही लिखेंगे अपन यहां पे, ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो लिखेंगे अपन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो चीज आप कंस्ट्रक्ट करते हो हमेशा ऐसे हेडिंग डाल के लिखना पड़ता है, उसको बिना लिखे काम नहीं बनता। क्या लिखोगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे आप सिंपल सी बात लिखोगे, एकदम ध्यान से देखो, आप लिखोगे कि हमने जो है EF बनाया है। क्या बनाया है, हमने EF बनाया है पैरेलल किसके, AB के। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए, अब आ जाते हैं अपन सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में लिखेंगे, अरे भाई तुमने EF को AB के पैरेलल बनाया है ना, अच्छी बात है। तो यहां पे देखो, देखो जरा, EF जो है आपके AB के पैरेलल है, सही बात है। और क्वेश्चन में गिवन था कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, देखो यहां पे गिवन था, तो अपन लिखेंगे EF AB के पैरेलल है, आपका AB जो है CD के पैरेलल है। तो अगर इसको और इसको कंबाइन करोगे तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि हमारा जो EF है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, ये हमारे CD के पैरेलल हो जाएगा। इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके हमने ये वाला स्टेटमेंट बनाया है। आई होप चीजें क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया। अब सुनो, यहां पे तो आपने सारा मेहनत कर लिया, तो यहां पे जो x निकालना है तो वापस से वही लॉजिक, ऊपर वाले एंगल को आप क्या बोल दीजिए, 1 बोल दीजिए, और नीचे वाले को आप क्या बोल दीजिए, एंगल 2 बोल दीजिए। अगर आप x निकालना चाहते हैं तो कैसे भी करके सिर्फ 1 और 2 निकाल दीजिए, उनको जब ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली कौन आ जाएगा, आपके पास x डिग्रीज आ जाएगा। तो लॉजिक तो बड़ा सिंपल है, तो वही चीज को अपन यहां पे लगाते हैं। चलिए लिखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम, या फिर यहां पे जगह है ना, चलो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, हमें गिवन था, क्या गिवन था कि हमारा जो AB है, गिवन नहीं, ये तो कंस्ट्रक्शन था, कि हमारा जो AB है ये हमारे
EF के क्या है, पैरेलल है। AB जो है हमारे EF के क्या है, पैरेलल है। भैया AB अगर EF के पैरेलल है तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और बना दूं क्या वापस से? चलो मैं बना देता हूं, ध्यान से देखना जरा, बनाऊंगा डायग्राम को वापस, उतना ही हिस्सा बनाऊंगा जितनी जरूरत है। ये मेरा AB है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कहीं ऐसे जा रहा है मेरा E, यहां पे कहीं O है, यहां पे कहीं F है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है। यहां से एक लाइन है BO, ठीक है। तो कायदे से अगर डायग्राम को देखोगे, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड कर दो, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा क्या, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। भैया जब दो लाइनों पे आपकी एक ट्रांसवर्सल बनती है तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बनता है आपके पास 40 डिग्री। इस एंगल का नाम आपने 1 दिया है। तो एक बात बताओ, ये दोनों एंगल कौन है? सर कोइंटीरियर एंगल्स हैं, अभी पढ़ाया था। तो कोइंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिखेंगे कि जब हमारा AB जो है EF के पैरेलल है, तो सिंपल सा लॉजिक कि जब एंगल 1 और 40 डिग्री को सम करोगे तो आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे आप, सिंपल सा रीजन लिखोगे कि आपका जो 40 और 1 ये दोनों क्या लिखोगे, सिंपल सा लिख दो को इंटीरियर एंगल, बस इतना ही काफी है। क्या लिख दोगे, को इंटीरियर एंगल्स, बस इतना लिख दो, काम जो है अपना हो गया। तो इन दोनों का सम कितना, 180 होना चाहिए। तो ऐसा करो ना, 40 को उस तरफ भेज दो, 40 को अगर उस तरफ भेजोगे तो 180 में से 40 को यहां पे करोगे सब्सट्रैक्ट, हाँ जी बिल्कुल। तो 180 में से 40 को सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना मिलेगा, आई थिंक 140 डिग्रीज मिलेगा। कितना मिलेगा, 140 डिग्रीज मिलेगा। यहां पे आपने किसको निकाल लिया, आपने एंगल 1 को निकाल लिया, जो कि आपके पास कितना है, जो कि आपके पास 140 डिग्रीज है। बहुत बढ़िया। पर एंगल 2 को भी निकालना है, तभी तो x निकलेगा। चलिए, तो एंगल 2 के लिए क्या दिमाग लगाएंगे, तो सर जो नीचे वाले लाइन है EF और CD वो भी तो पैरेलल है। सही बात है भैया, आपका जो EF है वो किसके पैरेलल है, वो आपके CD के पैरेलल है, ठीक है। उसको डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करो यहां पे, चलो करते हैं कंस्ट्रक्ट। तो ये आपके पास E था, ये बीच में आपके पास O था, और यहीं कहीं जाके आपके पास F था। तो इस तरीके से आपने EOF बनाया था। अगर नीचे यहीं पे आते हो तो डायग्राम एक बार देख लेना, तो मेरे को क्या है भैया, C और D है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे C था, यहाँ पे आपके पास D था, और इस तरीके से आपके पास डायग्राम था, ठीक है। ये आपके पास D वाला पॉइंट था, और इस तरीके से आपने जो है बनाया था। क्लियर है डायग्राम? हाँ सर क्लियर है डायग्राम, कहीं कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एंगल का नाम मैंने क्या दिया था, सर आपने 2 डिग्रीज नाम दिया था, एंगल 2 नाम दिया था, और 2 डिग्रीज गलत बोल दिया मैंने, 2 नाम दिया था। और ये एंगल कितना था, 35 था। तो ये एंगल जो है आपके पास 35 है। वापस से वही लॉजिक, इसको और इसको एक्सटेंड करिएगा तो क्या आप देख सकते हैं कि आपका जो EF है वो CD के पैरेलल है, ये जो है ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये दोनों एंगल जो है 2 और 35 वो बेसिकली कौन है, आपके पास को इंटीरियर एंगल्स हैं। भैया को इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 180 होता है। तो हम लिख देंगे सिंपली कि हमारा एंगल 2 प्लस 35 डिग्री जब आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 180 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब ऐसा करो, 35 को LHS से RHS में भेज दो, तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, यानी कि एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 35 घटा दो, तो 180 में से 35 घटाओगे तो 180 में से 30 घटाओ तो 150 बचा, 150 में से 5 घटा दो 145 बचा, यानी कि एंगल 2 जो है आपके पास 145 डिग्री आपको यहां पे मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो एंगल 1 और एंगल 2 अपन ने दोनों निकाल लिया है। हमको क्या चाहिए था, हमको x डिग्रीज चाहिए था। अब x डिग्रीज कैसे निकालोगे भाई, x डिग्रीज आपने पहले ही बताया था कि 1 और 2 को जब सम करोगे तो आपके पास x डिग्रीज निकल जाएगा, यानी कि सीधी सी बात, x के लिए एंगल 1 और एंगल 2 को आप कर दीजिए सम। एंगल 1 कितना था जल्दी बताइए, पिछले पेज पे निकाला था। एंगल 1 आपके पास 140 था, तो यहां पे आपने 140 ले लिया। एंगल 2 बता दीजिए, एंगल 2 आपके पास 145 था, तो यहां पे 145 ले लिया। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो 140 और 145 देखो 100 100 200 40 प्लस 45 आई थिंक 85, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 285 डिग्रीज, यानी कि x डिग्रीज जो आपने निकाल दिया है वो आपके पास 285 डिग्रीज है। बस उन्होंने इतना ही चैलेंज आपको दिया था कि x निकालिए, और वही चैलेंज हमने यहाँ पे पूरा कर दिया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसा करो, वीडियो पॉज करो, इन सारी चीजों को लिखो, और इसको लिखने के बाद इन चीजों को भी लिख लो। चलो बढ़िया। तो एक ही टाइप के अपन ने 2 अलग अलग क्वेश्चंस कर लिए, जिससे ये क्वेश्चन जो है आप बढ़िया से क्लियर हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल पे। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इनफैक्ट मेरा पसंदीदा एग्जाम्पल है। चलिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल कहता है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। AB जो है CD के पैरेलल है, CD जो है EF के पैरेलल है, और आपको दिया गया है कि PQ जो है आपके RS के पैरेलल है। आपको एंगल RQD इसकी वैल्यू दी गई है 25 डिग्री।
एंगल CQP इसकी वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, तो आपको फाइंड करना है एंगल QRS। ठीक है, तो चलो सारी चीजें लिखते हैं क्योंकि वो डायग्राम जो है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने में। तो पहले गिवन लिखो, सबसे बेसिक काम। सबसे पहली चीज क्या गिवन है? सबसे पहली चीज गिवन है कि ABCD और EF क्या है? पैरेलल है। भैया आपका जो AB है ये आपके CD के पैरेलल है और ये जो पैरेलल है आपके EF के पैरेलल है। क्लियर है? क्लियर है। दूसरी चीज जो आपको गिवन है क्वेश्चन में वो ये गिवन है कि आपका जो PQ है वो क्या है? वो आपके RS के पैरेलल है। ठीक है भैया, चलो अगली चीज क्या गिवन है कि एंगल RQD जो है 25 डिग्री है। लिख लो इसको, एंगल RQD जो है आपके पास 25 डिग्री है। बड़ी अच्छी बात है भाई। और क्या गिवन है? हाँ, एंगल CQP 60 डिग्री है, यानी कि आपके पास चौथा एंगल CQP कितना है? आपके पास 60 डिग्री है। बहुत बढ़िया बात है भाई। तो क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है आपको एंगल QRS। बस इस एंगल को जो है आपको फाइंड यहां पे कर देना है। इतनी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात लगती है पर है नहीं। कंस्ट्रक्शन की जरूरत है क्या? नहीं है। यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो मैं यहां पे कुछ एंगल के नाम लिख देता हूं जिससे आप बहुत आसानी से इस डायग्राम में चीजें समझ पाएंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को मैं बोल रहा हूं 1। रीजन समझोगे रीजन? बस अभी देखो, इस वाले एंगल को क्या बोल रहा हूं मैं इस वाले एंगल को बोल रहा हूं 1। ठीक है सर, आपने बोल दिया एंगल 1, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो एंगल 1 सर आपने बोल दिया, क्या क्या फायदा क्या हुआ उससे? ये तो समझाओ, देखना जरा। बोल दिया एंगल 1? हाँ सर बोल दिया एंगल 1। एक बात बताइए, ये जो लाइन है क्या आपको CD दिखती है? यस सर दिखती है। इस लाइन पे क्या आपको ये रे दिखती है? हाँ सर दिखती है। भैया स्ट्रेट लाइन पे अगर एक रे बने तो दोनों एंगल का सम कितना होता है? सर 180 होता है। रीजन लीनियर पेयर होता है। तो हम सिंपल सा लिख देंगे यहां पे कि एंगल 1 प्लस 60 डिग्री का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिख दोगे कि ये दोनों फॉर्म करते हैं आपके लीनियर पेयर। क्या फॉर्म करते हैं ये दोनों फॉर्म करते हैं आपके लीनियर पेयर। भैया दोनों का सम 180 है, तो ऐसा करो ना, 60 को LHS से RHS में भेज दो। 60 को LHS से RHS में भेजोगे तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 माइनस 60 कितना होता है? सर 120 होता है। यानी कि एंगल 1 जो है आपके पास बन चुका है 120 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो एंगल 1 अपने पास आ गया। क्या फायदा हो गया सर इससे? बताएंगे, ध्यान से सुनिए। अगर यहां पे आपको मैं एक छोटी सी चीज दिखाऊं तो यहां पे डायग्राम में देखिएगा, अभी एंगल 1 लिखने की जगह मैं इसको लिख देता हूं 120 डिग्री। ठीक है सर, लिख दिया आपने। एक बात बताओ, एक और डायग्राम में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं। ये आपके पास एक लाइन है, हाँ सर, लाइन का नाम क्या है? PQ। ये एक और लाइन है, लाइन का नाम क्या है? QR। और एक और लाइन है इस तरीके से आपके पास RS। दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। इस डायग्राम को, इस पूरे डायग्राम में से सिर्फ इस डायग्राम को एक्सट्रैक्ट करके मैं अलग से बनाऊंगा। पूरे डायग्राम को नहीं बनाऊंगा। इसमें से जितना हिस्सा मैंने रेड से मार्क किया है ना, सिर्फ उतने हिस्से को एक्सट्रैक्ट करके बनाऊंगा। और एक्सट्रैक्ट करने से पहले एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। छोटा सा काम है, ये देखो, ये 120 है, ये 25 है, तो इन दोनों को ऐड करके मैं एक एंगल निकाल सकता हूं। देखो, अगर मैं इस पूरे एंगल को, अरे बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा, बस यहीं पे देख लो भैया, ये 120 है, ये आपके पास 25 है। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या एंगल है? एंगल है आई थिंक PQR। कौन सा एंगल है ये एंगल आपके PQR दिख रहा है क्या? PQR एंगल, ये देखो ना, P है, ये Q है, ये R है। मैं इसी एंगल की यहां पे बात कर रहा हूं। तो अगर आप यहां पे एंगल PQR निकालेंगे तो PQR कैसे आएगा? तो PQR आएगा जब आप 120 और 25 को ऐड करेंगे। तो आपने ऐड कर दिया, जैसे ही आपने 120 और 25 को ऐड किया तो एंगल PQR आपके पास आएगा 120 प्लस 125, 120 प्लस 25 होता है 145 डिग्री। यानी कि अलग से अगर मैं इस एंगल को बनाऊं तो यहां पे डायग्राम में इतना मेहनत करने की जगह मैं सिंपल सा लिख दूंगा कि ये जो पूरा एंगल है कितना बन गया? ये पूरा एंगल बन चुका है। चलो इसको थोड़ा सा अपन वो करते हैं, आपके फायदे में चीजें आपको समझ में आएंगी। ध्यान से देखिएगा, इस 25 को मिटा दो। अरे हम जानते हैं ना टोटल एंगल कितना है? टोटल एंगल तो सर 145 है। तो लिखेंगे, जब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो टोटल एंगल कितना बना? टोटल एंगल यहां पे बनता है 145 डिग्री ऐड करके। कैसे फायदा करेगा अभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने बोला था ना, इस पूरे डायग्राम में से सिर्फ जो रेड कलर से मार्क है सिर्फ उतने को एक्सट्रैक्ट करो, बाकी डायग्राम को भूल जाओ क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। चलो करे काम, चलिए आ जाइए। अच्छा, कौन सा एंगल फाइंड करना है मालूम है ना? QRS। अगर QRS आपको मैं मार्क करने को दे दूं तो मार्क कर पाओगे? ये वाला एंगल है आपके पास QRS, जिसकी वैल्यू आपको करनी है क्या? फाइंड। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहां पे डायग्राम में सिर्फ उतने हिस्से को चाहिए जितने को अपन ने रेड से मार्क किया है, अपन बनाएंगे। तो अगर आप यहां पे बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से ऐसे गया, फिर थोड़ा ऐसे गया, नहीं थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा बन गया, रुक जाओ, छोटा बनाते हैं। अरे कहां गया भाई? हाँ,
यहां से कुछ ऐसे गया, ठीक है ना, और फिर जो है ये कुछ ऐसे गया है, और फिर जो है ये कुछ ऐसे हो गया है। जितना मुझे डायग्राम याद आ रहा है इतना ही है, ठीक है। चलो हो तो मैच भी कर सकते हो, चल जाएगा, काम चल जाएगा। नाम रखते हैं अपन PQRS, नाम रखते हैं अपन PQRS। ये है P, ये है आपके पास Q, ये है आपके पास R, और ये है आपके पास कहीं पे S। जबरदस्त। कोई एंगल आप निकाल चुके हैं क्या? हाँ सर, एक एंगल हमने निकाला था कि ये एंगल जो था ना, कितना निकाला था याद है? 145 निकाला था। डायग्राम में चेक कर लो, देखो 145 है, तो हम जानते हैं कि ये एंगल हमारे पास 145 है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे याद है ना क्वेश्चन में कुछ गिवन था, आपको याद है कुछ गिवन था क्या क्वेश्चन में? हाँ सर, एक चीज गिवन थी कि आपका जो PQ है वो RS के पैरेलल है, आपका जो PQ है वो RS के पैरेलल है। चलो लिखते हैं ना कि भैया हमारा जो PQ है वो हमारे RS के क्या है? पैरेलल है। बहुत बढ़िया। तो PQ को कंस्ट्रक्ट करो। अगर PQ को कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये आपके पास आएगा P। कंस्ट्रक्ट मतलब थोड़ा सा उसको मैंने वो कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और ये RS को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, कर दिया। क्या फायदा हुआ सर? एक और काम कर लो, ये जो QR है इसको भी एक्सटेंड कर दो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, बहुत कुछ फायदा हो गया सर, समझ गए होंगे आप लोग। भैया PQ RS के पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन जो है इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है। ये जो है बीच में ये कौन है? ये आपके पास ट्रांसवर्सल है। एक बात बताइए, जब लाइन, दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल उनको कट करता है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सर यहां पे कौन से अल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं? अरे देखो ना भाई, ये एंगल मैं आपको दिखाता हूं पर्पल कलर से शेड करके। ये एंगल, अरे निप पतली पड़ गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, ये एंगल जो है ये वाला, और मैं बोल रहा हूं ये वाला, ये दोनों एंगल क्या बनेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई डायग्राम वही है, बस टिल्टेड है। कायदे से दिखाओ ना, तो डायग्राम आज भी वही है, ऐसा करके बना है, और बात आज भी इन्हीं दोनों एंगल की चल रही है। बस आज डायग्राम को यूं टिल्ट कर दिया है, बस इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। तो देखो जरा भैया, ऐसे टिल्ट कर दिया तो ये 145 और ये वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, ये वाला एंगल है कौन एक्चुअली? ये वाला एंगल है आपके पास QRS, जिसकी आपको तलाश थी। भैया ये एंगल क्या है? QRS है। तो हम देख सकते हैं यहां पे कि QRS और PQR, भैया ये एंगल क्या है? QRS है। ये एंगल क्या है? PQR है। ये दोनों एंगल क्या है? ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहां पे यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि हमारे पास एंगल PQR इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा आपके एंगल QRS के। रीजन क्या लिख दोगे? रीजन लिख दोगे कि ये दोनों एंगल फॉर्म करते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या फॉर्म करते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अरे PQR की तो वैल्यू निकाल ली थी सर ने, देखो ना, PQR की वैल्यू तो मैंने निकाल ली थी 145 डिग्री। तो क्यों परेशान हो रहे हो? यहां पे 145 रख दो, तो 145 डिग्री की वैल्यू एंगल QRS। बस अब इसको थोड़ा सा जमा के लिख दो, तो तुम लिख दोगे कि तुम्हारे पास QRS जो बनेगा ना, एंगल QRS जो बनेगा वो बनेगा 145 डिग्री। लो भाई, कर दिया तुमने चमत्कार। तुमसे QRS की वैल्यू मांगी थी, तुमने QRS निकाल दी है। कितनी है? 145 है। ये होते हैं क्वेश्चन जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। यहां पे जनरली बच्चा नहीं सोच पाता है, अरे ये PQ और RS जो है ये पैरेलल लाइन है, और ये जो QR है उसका ट्रांसवर्सल है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में यहां पे डिस्कशन में लाता हूं। आई होप आपको क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से क्लियर है, कहीं पे कोई भी छोटा सा भी कंफ्यूजन नहीं बचा है। और वीडियो पॉज करके आप यहां पे ले मेरे साथ तो लिख लेंगे ही, तो इसको भी लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए, और इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन जो होता है, एग्जाम्पल जो होता है वो समाप्त होता है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। आ जाइए, एक और सवाल पे आ जाए क्या? ठीक है सर, आ जाओ। लो एक और सवाल आपके लिए, एग्जाम्पल है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो अगर एग्जाम्पल को पढ़ते हैं आप, तो गिवन है, इन द गिवन फिगर AB जो है आपके CD के पैरेलल है। AB जो है आपके CD के पैरेलल है। एंगल ABE जो है वो आपके 120 डिग्री के बराबर है। ठीक है, गिवन लिखते चलो, बाद में इंतजार मत करो, लिखो। भैया सबसे पहले क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये दिख रहा है कि AB जो है आपके CD के पैरेलल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज आपको ये दिख रहा होगा कि एंगल ABE जो है, कौन सा एंगल? एंगल ABE जो है ये आपके पास गिवन है 120 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। फाइनली तीसरी चीज आपको ये गिवन है कि एंगल ECD जो है ये गिवन है आपके पास 100 डिग्री। और अच्छी बात है, आपको फाइंड क्या करना है? X, जो कि कौन है? जो कि आपके पास एंगल BEC है। तो आपको एंगल BEC जो कि X डिग्रीज है यही सॉल्व करना है। बेसिकली आपको X डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि जब दो पैरेलल लाइंस कुछ इस प्रकार के गिवन होते हैं, उनमें एक X होता है, तो डेफिनेटली वहां पे कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन का काम तो आता ही आता है, बिना कंस्ट्रक्शन के बाद बनेगी नहीं। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखिएगा जरा। तो लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन, यानी जो भी चीज आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं लिखेंगे आप कंस्ट्रक्शन। चलो बताओ क्या कंस्ट्रक्ट यहां पे करोगे। ध्यान से देखो, यहां पे कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा सा यूनिक है, इसे सीख लीजिए। कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो पॉइंट आपके पास ई है, इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन बनाते हो। क्या बनाते हो? इस पॉइंट से एक लाइन बनाते हो। ये लाइन जो है ना आपके ए बी के पैरेलल बनाई आपने। नाम रखना है क्या? कुछ ए बी सी डी ई एफ है, ऐसा नाम रख दो। जी और एच, क्या नाम रख दो? जी फॉर गौरव, एच फॉर जो आपका नाम हो ले लीजिएगा अगर एच से आता हो तो यहां पे आपने कुछ इस तरीके से बना दिया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? तो आपने कंस्ट्रक्शन किया कि आपका जो GH है ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है बच्चों? ये पैरेलल है आपके AB के। ठीक है, सिर्फ इतना लिखना। जोश में ये मत लिख देना कि GH AB के भी पैरेलल है, GH CD के भी पैरेलल है, ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एक स्टेप में एक ही काम कर सकते हो, एक स्टेप में दो काम थोड़ी कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं, एक रोटी भी खा लोगे और मतलब खा सकते हैं, पर इस केस में अपन ऐसा नहीं कर सकते। गलत एग्जाम्पल हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बस ऐसा लिखिएगा कि GH जो है आपके AB के पैरेलल है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अपन आ जाते हैं अब सोल्यूशन पे। तो यहां पे हमने ये देखा, क्या देखा कि हमारा जो GH है ये हमारे किसके पैरेलल है बच्चों? हमारे AB के पैरेलल है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ गिवन था। हाँ सर गिवन था। क्या गिवन था? AB जो है CD के पैरेलल है। AB जो है CD के पैरेलल है। तो लिखते हैं ना कि अपना जो AB है वो CD के पैरेलल है। अब एक बात बताओ, GH AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है। अरे वाह यार, ये तो बात ही गजब की निराली हो गई। क्या GH AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, इसका मतलब तुम्हारा GH तुम्हारे CD के पैरेलल है, तुम्हारा GH तुम्हारे CD के पैरेलल है। ये अपन यहां पे डिराइव कर सकते हैं। सर इससे हो क्या जाएगा, कैसे कैसी चीजें होंगी, करेंगे डिस्कस। फिलहाल तो इतना अपने पास आ चुका है। अब अपन एक एक करके बातें करते हैं और सोचते हैं कि क्या कैसे किया जाए। इस डायग्राम में थोड़े से मॉडिफिकेशंस यानी कि एंगल्स का नाम मैं रख देता हूं। जैसे कि इस एंगल को मैं प्रेम पूर्वक बुला देता हूं एंगल 1, इस एंगल को मैं प्रेम पूर्वक बुला देता हूं एंगल 2। क्लियर? इसको 1 बुलाया, उसको 2 बुलाया। समझ में आएगा रीजन? ध्यान से सुनना। हाँ सर बुला दिया आपने, अच्छी बात है। तो एक बात बताओ, अभी अभी डायग्राम में अपन ने देखा कि हमारा जो AB है वो किसके पैरेलल है? GH के पैरेलल है। या फिर ऐसा बोल लो कि तुम्हारा जो GH है वो तुम्हारे AB के पैरेलल है। ऐसा तुमने कहां देखा? ऐसा तुमने कंस्ट्रक्शन किया। तुम्हारा GH जो है AB के पैरेलल है। डायग्राम में देखना, ये तुम्हारे पास GH है, ये तुम्हारे पास AB है और कुछ इस तरीके से है। मैं कहता हूं ना, डायग्राम का उतना ही हिस्सा बनाओ जितने की तुमको जरूरत हो, है ना? उतना ही हिस्सा बनाओ जितने की तुमको जरूरत है। देखो जरा, तो डायग्राम में यहां पे ऊपर बनता है AB, है ना? और यहां पे नीचे बनता है आपके पास क्या, कौन है? GEH। ये है G, ये ऐसा गया E और E थोड़ा इधर बन गया क्या? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ भैया। हाँ ये गया तुम्हारा E और ऐसे चले गए तुम H पे। अब सही है डायग्राम? हाँ सही है सर। और ऐसा आपने कुछ बनाया है। अब एक बात बताइए, AB जो है आपके GEH के पैरेलल है, इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर देंगे, इस ट्रांसवर्सल को ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, मतलब एक्सटेंड कर देंगे। तो एक बात बताइए, ये जो एंगल है ये कितना है? 120 है। ये कितना है? 120 है। 120 थोड़ा साफ सुथरा तो लिखो सर, इतना गंदा लिखोगे आपको ही समझ आएगा। ये 120 है और नीचे वाले एंगल को क्या बोला था मैंने? एंगल 1 बोला था। सही बात है ना? अब एक बात बताओ, डायग्राम को देख के बताना, ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है। दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है। इस पे क्या बना है? ट्रांसवर्सल बना है। भैया लाइनें पैरेलल है, ट्रांसवर्सल बना है, ये दोनों एंगल क्या है? कौन है? जल्दी बताओ सर। ये एंगल हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या है दोनों? को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है सर? 180 होता है जब लाइनें पैरेलल होती हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर आप एंगल 1 और 120 डिग्री को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 120 को उस तरफ भेज दें? हाँ जी सर भेज दो। तो भेज दोगे तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 120 घट जाएगा। भाई 120 इस तरफ आएगा तो 180 में से 120 घट जाएगा। इसका मतलब एंगल 1 जो है, अब जगह कम बची है तो इसीलिए थोड़ा कंजूसी करके लिख रहा हूं, 180 में से 120 घट जाएगा। हाँ सर घट गया। ऐसा करता हूं, अगले पेज पे लिख देता हूं। आ जाओ। तो एंगल 1 आपने निकाल लिया कि 180 में से 120 घट जाएगा। 180 में से 120 घटाओगे तो तुम्हारा एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। गजब कर दिया भाई तुमने, गजब कर दिया। अब एंगल 1 जैसे चमत्कारी रूप से तुमने निकाला है, बस एंगल 2 निकाल दो। कैसे? तो ध्यान से देखना। अगर डायग्राम को ध्यान से देखोगे, ये आपके पास CD है, ये कुछ ऐसी लाइन बनी है और हम जानते हैं कि CD जो है हमारे इस लाइन के पैरेलल है। भाई हमने प्रूव करा था, देखो ना, GH AB के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल, तो दोनों को कंबाइन करके GH CD के भी पैरेलल है, ऐसा अपन ने प्रूव करा था। तो बस इतना ही हिस्सा बनाइएगा। कितना हिस्सा? ये वाला हिस्सा बना के दिखाता हूं, ध्यान से सुनिए।
तो यहां पे आपने ले लिया C, यहां पे आपने ले लिया D। क्लियर? यहां पे आप नीचे आए कौन से पॉइंट पे? E पॉइंट पे, और इस तरीके से आपके पास कौन था? आपके पास GH था। अब ये सारी चीजें तो गिवन थी ना? हाँ सर गिवन थी। हम जानते हैं कि CD जो है हमारे EH के पैरेलल है, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, ये सब पैरेलल है आपस में, और इस ट्रांसवर्सल जैसे दिखने वाले को भी बढ़ा दीजिए। ये एंगल कितना गिवन है? कुछ गिवन है क्या इस एंगल का मेजरमेंट? यस, 100 डिग्रीज। कितना है? 100 डिग्रीज। ये एंगल आपके पास 100 डिग्रीज है। इस एंगल का मेजरमेंट सर आपने नाम दिया था इसको एंगल 2। क्या नाम दिया था आपने? एंगल 2। अब एक बात बताइए ना मुझे, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हैं, ये दोनों क्या बने? को इंटीरियर बने। सम कितना होगा? 180 होगा। अरे सर आपने गलती कर दी। गलती नहीं कर दी, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया। ये एंगल 1 + 120 जो है 180 बनेगा। इसका रीजन लिखना भूल गया था, लिख दीजिएगा को इंटीरियर एंगल्स। अभी अगर मैं रीजन नहीं लिखता ना तो समझना मेरे 0.5 नंबर्स गायब थे। तो रीजन जरूर लिखना, मेरी जैसी बेवकूफी मत करना। समझाने के चक्कर में, फ्लो के चक्कर में मैं भूल गया, आप मत करना, ठीक है? इधर आ जाओ। तो यहां पे आपने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया, आप समझ गए, और आपने बोला कि जब आप एंगल 2 और जब आप एंगल 100 इनका सम करोगे तो 180 बनेगा। रीजन क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। रीजन लिखोगे को इंटीरियर एंगल्स। तो रीजन लिख दिया आपने कि भैया ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल बनेंगे को इंटीरियर एंगल्स। क्या बनेंगे ये दोनों? ये बनेंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है। 100 को उस तरफ भेज दो तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनेगी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। 180 में से 100 घटा दोगे तो एंगल 2 कितना बनेगा? आपके पास बनेगा 80 डिग्री। तो एंगल 2 आपने निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 80 डिग्री निकाल लिया। सर इससे क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ अब अपन को समझ में आएगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है बच्चों? हमको निकालना है x। अब इस पूरे डायग्राम में मैं सिर्फ उन चीजों को रखता हूं जो चीजें जो हैं मेरी जरूरत की है। चलिए उन चीजों को ले लेते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है। क्या क्या है भैया हमारी रिक्वायरमेंट? तो हमारी रिक्वायरमेंट है ये जो नीचे वाली लाइन है GEH, एंगल 1 x और 2 डिग्री। चलिए तो मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूं चीजों को। मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बस इतने की ही रिक्वायरमेंट मेरे पास है। तो जो चाहिए ना उसको अपन बना लेते हैं। चलिए आ जाइए, देखिए। तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। ये नीचे अपने पास G है, यहां पे अपने पास E है, यहां पे अपने पास H है, ऊपर ऐसा एक रे गया है ना, यहां से ऊपर एक ऐसा रे गया है, बिल्कुल सही बात है। जब रे गया है इस तरफ 1 है, x है, 2 है। क्या है इस तरफ? 1 है, इस तरफ 2 है, और इस तरफ x है। अब इतना तो डायग्राम में दिख ही गया होगा ना। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो 3 एंगल्स यहां पे बन रहे हैं इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? सर स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल बनते हैं उनका सम जो है हमेशा 180 होता है। यानी कि इन तीनों एंगल्स को आप सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको 180 डिग्री मिलेगा। ये चीज आप जानते हो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सीधी सी बात अपन बोलेंगे कि जब हम यहां पे एंगल 1, जब हम यहां पे एंगल 2 और जब हम यहां पे x तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। और रीजन इसका ये होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या रीजन होगा? रीजन इसका होगा एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी सी बात खत्म। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ ना, एंगल 1 और 2 की वैल्यूज तो निकाल चुके हैं, तो यहां पे रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। तो 1 है आपके पास 60, बहुत बढ़िया। 2 है आपके पास कितना? 80, बहुत बढ़िया। और x तो हमको निकालना है, इक्वल टू कितना हो गया? 180 हो गया। तो 60 + 80 140, 60 + 80 140। ये हो चुका है 140 डिग्री, ये हो चुका है प्लस x बराबर कितना? बराबर है 180 डिग्री। 140 को LHS से RHS में भेज दो सर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 140। अच्छा 180 में से 140 घटाओगे तो कितना मिलेगा? सर 40 मिलेगा। यानी कि आपके x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? आपके x की वैल्यू जो है 40 डिग्री हो चुकी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मैंने सारे स्टेप्स इंश्योर करे हैं कि लिखता हूं। ठीक है, तो ऐसा करो, वीडियो को पॉज करके सुकून से सारी चीजों को लिखो। यहां पे भी आके वीडियो को पॉज करके सुकून से सारी चीजों को लिख लो। लिख लिया? बहुत ही अच्छे। तो ये अपना ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म, अपना ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। दो क्वेश्चन अपन ने निपटा दिए। और इसी के साथ ये जो पर्टिकुलर वीडियो है जहां पे मैंने बोला था एग्जांपल्स ऑन पैरेलल लाइंस, पार्ट 2 होता है खत्म। ये मत सोचना कि यहां पे पार्ट 3 नहीं आएगा। भाई मेरा काम है कि आपको सारे क्वेश्चंस करवा देना कि अगर एग्जाम में आए तो क्वेश्चंस आपसे बने। तो इसीलिए मैं वीडियोस को डिटेल बनाऊंगा। अब एक वीडियो में सारी बातें बोल दूंगा ना तो इतने सारे वीडियोस हो जाएंगे, इतना लेंदी वीडियो हो जाएगा कि आप उसको कभी देखोगे भी नहीं। इसीलिए मैं वीडियो को शॉर्ट फॉर्मेट में बनाता हूं। पर अभी भागना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनको जानने के बाद ही आप इस वीडियो को क्लोज करिए।
तो सुनिए मेरी बात, यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है अगर आप अपनी एजुकेशन को बहुत बढ़िया करना चाहते हो। देखो वेबसाइट जो जगह है ना, वहां पे आपकी वीडियोस की सीक्वेंसिंग में गड़बड़ी नहीं होती है। होता क्या है, यूट्यूब पे कभी पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 3 देख लिया, पार्ट 2 नहीं देखा, तो ऐसे सीक्वेंस बिगड़ता है, तो क्वेश्चंस भी मिस होते हैं, कॉन्सेप्ट भी मिस होता है। तो इसी का सोल्यूशन ये वेबसाइट है। टेंशन मत लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसा यहाँ पे नहीं देना है। तो आपको खोलना है गूगल क्रोम या जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं वो, उस पर टाइप करना है www.magnetbrains.com। तो टाइप कर देना, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। इसमें सीबीएसई इंग्लिश वाले सेक्शन में आप क्लास 9th को सेलेक्ट कर लेना, कर लिया तो जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो क्लास 9th में जितने भी कोर्सेज हम कवर कर रहे हैं वो सारे कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। मान लो मैथ्स की एनसीईआरटी देखनी है तो वॉच नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो वॉच नाउ पे दबाते ही ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अब जो भी वीडियो नीचे देखनी हो उस वीडियो पे, उस चैप्टर पे क्लिक कर देना, उसकी वीडियोस की लिस्ट आएगी, एकदम प्लेलिस्ट बनी हुई, उस वीडियो पे क्लिक कर देना, वो वीडियो जो है आपके सामने प्ले हो जाएगी। एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको पैसा यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। फ्री एजुकेशन है भाई, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक अपने छोटे भाई को भी पढ़ाओ, अपने बड़े भाई को भी पढ़ाओ, कहीं कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी। क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। ऐसा मत सोचिएगा अरे फ्री है तो क्या ही क्वालिटी होगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन आपको मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के सोल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत दमदार आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो 3 काम जरूर करने हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, पक्के से भूलना मत। एजुकेशन फ्री है ना, तो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, बड़ी जरूरी बात है। साथ में आप मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आता है, तो जाके कमेंट करो ना, अच्छे अच्छे कमेंट करो। अगर कुछ भी आपको लगता है जरूर जाइए कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कमेंट करना भाई। मोटिवेशन होता है आपके अच्छे कमेंट्स को देख के, और फिर और दिल खुश हो जाता है कि और अच्छा कंटेंट बनाना है आप लोगों के लिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे अपन वीडियो को क्लोज करते हैं। बट ऐसा मत सोचिएगा कि ये अपना एंड है, ये चैप्टर भी लंबा खींचेगा भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा डिस्कशन है, सब कुछ करेंगे। ये पार्ट 2 था, इसके बाद एग्जांपल्स और पैरेलल लाइन पे आपको एक पार्ट 3 भी मिलेगा। तो इसी वीडियो के नीचे आपको वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, पुराने वीडियोस देखने हैं तो जाके उनको भी देख लीजिए, नए उनको भी देख ही लीजिए। चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।